जब भी कोई सनातनी त्योहार आता है या यूं कहिए कि कोई हिंदू त्योहार आता है तो पत्थरबाज गैंग एक्टिव हो जाता है और ठीक वैसा ही नवरात्र से एक दिन पहले उत्तर प्रदेश में हुआ। यहां यूपी के उन्नाव में उन्मादी भीड़ ने कानपुर में एफआईआर के मुद्दे को हवा देकर नफरत फैलाने की कोशिश शुरू कर दी। भीड़ ने न सिर्फ नफरती नारे लगाए बल्कि पुलिस पर पथराव कर सीधे योगी सरकार को चुनौती देने की कोशिश भी की। पत्थरबाज गैंग, लव बैक के नारे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे कट्टरपंथी भीड़ की आड़ लेकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखने पर कथित एफआईआर के विरोध में नारेबाजी करते हुए 24 घंटे के अंदर 2 बार जुलूस निकाला। हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शनकारी थाने पहुंच गए। नवरात्र का पहला दिन था और शायद प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी, जिसमें सबसे आगे महिलाओं को किया गया। लेकिन सीएम योगी नवरात्र से पहले ही नफरती लोगों को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे चुके थे। अगर कोई व्यक्ति सुरक्षा में सेंध लगाने की नियत से आया है तो वहां पर सख्ती से उसको निपटने की तैयारी भी होनी चाहिए। बाबा ने सख्ती से निपटने का ऑर्डर दिया था तो पुलिस ने वो एक्शन भी लेना शुरू किया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। लेकिन जिस तरह से उन्नाव में माहौल को बिगाड़ा गया, पुलिस जो शांति बनाए रखने की अपील कर रही थी उसी पर पथराव किया गया। हर एक वीडियो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा है कि कैसे पत्थरबाजों ने घेर कर पुलिस पर पथराव किया, डंडे बरसाए और फिर पुलिस से बचने के लिए महिलाओं की आड़ ली गई। उन्नाव में नफरत का हर वीडियो देखने के बाद आदेश निकला कि हिंसा फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाए। और उसी ऑर्डर का नतीजा है कि पुलिस ने उन उपद्रवियों पर डंडे बरसाने शुरू किए। तस्वीरों में देखिए गंगा घाट थाना क्षेत्र के मनोहर नगर में पुलिस जब पहुंची तो कैसे पथराव किया गया। पुलिस पीछे हट रही है लेकिन नफरती गैंग नफरत के बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस वाला जा रहा था, उसको दौड़ा लिया, बेचारा भाग गया, वापस भाग गया। आज पहली बार ऐसा दंगा देखा है। जब इन पत्थरबाजों का इलाज करने पुलिस आगे बढ़ी तो देखिए कैसे महिलाएं रास्ता रोककर खड़ी हो गई और पुलिस को पीछे हटना पड़ा। लेकिन सीएम योगी का ऑर्डर था तो इलाज करना भी जरूरी था। पुलिस ने पथराव करने वाली गैंग पर हल्का लाठीचार्ज भी किया। इस जगह का ये मामला है, वहाँ रोड पर भारी मात्रा में पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई है। इतना ही नहीं, अब पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है और पत्थरबाजों की तलाश शुरू हो गई है। और इसके लिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करने के साथ ही दबिश भी दी जा रही है। हर गली मोहल्ले में जाकर दंगाइयों की पहचान की जा रही है ताकि उनको उनके किए की सजा कानून के हिसाब से दी जा सके। और इसका डर अब उन दंगाइयों को सताने भी लगा है। और ये तस्वीरें उसी सर्चिंग की है। पुलिस ने पथराव और हमले के जो वीडियो सामने आए हैं उनके आधार पर नफरती गैंग की पहचान शुरू कर दी है और अब तक 6 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। पुलिस वहाँ गई थी तो वहाँ पे जिस मोहल्ले में गई थी जहाँ पे सूचना मिली थी वहाँ पे कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा पहुँचाया गया था, जिसको हल्का सबल प्रयोग करके वहाँ से उनको हटा दिया गया है और मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन योगी फोर्स का ये एक्शन यहीं थमने वाला नहीं है और इसलिए हर जगह पुलिस की तैनाती की गई है। जगह जगह सर्चिंग की जा रही है क्योंकि बात पुलिस पर पथराव कर चुनौती सीधे योगी के प्रशासन को है। योगी के राज में न दंगा होगा न दंगाई बचेंगे क्योंकि बाबा की डिक्शनरी में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। उन्नाव में जहां आई लव मोहम्मद के समर्थन में नारेबाजी हुई, जहां जुलूस ने हिंसक रूप ले लिया, वहां आज जी मीडिया की टीम पहुंची। हमारी टीम ने हिंदुओं से भी बात की और मुसलमानों से भी बात की। हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या था। हालांकि मुसलमानों का ये कहना है कि पुलिस ज्यादती कर रही है और प्रदर्शन करने से रोक रही है, जिससे कि वो गुस्से में है। और जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भीड़ भड़क गई। पुलिस पर पथराव किया, नारेबाजी की। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद भीड़ तितर-बितर हो गई। अब हंगामे के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर कोई खौफ में है और घटना को अपने तरीके से बता रहा है। पत्थरबाजी चल रहे थे और भीड़ लगी हुई थी। जुलूस नहीं निकला था, जुलूस बाहर निकला था, जुलूस यहाँ नहीं निकला था। पत्थरबाजी और हंगामे के बाद इलाके में दहशत का माहौल हो गया। दुकानें बंद हो गई, लोग अपने घरों में कैद हो गए। दहशत तो थी ही अंदर, क्योंकि भैया इसीलिए हमने बंद करके अंदर चले गए। हर जगह निकाला गया तो यहाँ भी निकाला गया। क्या निकाला गया था? यही कि हम आई लव मोहम्मद के नाम से। लोगों से बात करने के बाद सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। हंगामा करने वालों के बचकाने तर्क को आप भी सुनिए। जो मुकदमा जो लगाया गया है वो फेसबुक पे दिखाया जा रहा है।
सिवाय आई लव मोहब्बत के नारे लगाए गए थे और कोई नहीं। उन्नाव में हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस उपद्रवियों पर एक्शन ले रही है। बस जरूरत है लोग अफवाहों से बचे और कानून व्यवस्था बनाए रखे। अगली खबर उत्तराखंड से, जहां काशीपुर में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। बिना इजाजत आई लव मोहम्मद का जुलूस निकाला गया। इस दौरान नफरती नारे लगाए गए, पथराव किया गया, तोड़फोड़, खूब हंगामा मचाया गया और इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के नेता नदीम अख्तर की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। और आई लव मोहम्मद जुलूस के दौरान उपद्रवी उग्र हो गए। एक पुलिसकर्मी को पकड़कर पीटने लगे। देखिए कैसे बचकर भाग रहा है और बेखौफ उपद्रवी उसका पीछा कर रहे हैं। हिम्मत देखिए, रोकने के बाद भी नहीं रुक रहे हैं। पुलिस टीम पर हमले की गवाही देते पुलिस की गाड़ी किए टूटे शीशे। देखिए भीड़ बढ़ती और बवाल शुरू हो गया। पथराव हुआ, पुलिस से धक्का मुक्की और फिर मारपीट तक की नौबत आ गई। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात रही पुलिस का त्वरित एक्शन। पुलिस ने सूझबूझ से हालात पर काबू पा लिया। भारी पुलिस बल ने मोर्चा संभाला और कुछ ही घंटों में सिचुएशन कंट्रोल हो गई। इस बवाल के पीछे समाजवादी पार्टी के नेता नदीम अख्तर और उसके साथियों की भूमिका सामने आई है। इसने बिना इजाजत जुलूस निकाली थी। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में नवरात्र में नॉनवेज दुकानें न खोलने का अल्टीमेटम दे दिया गया था। जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह इसी अल्टीमेटम का रियलिटी चेक करने सड़क पर उतर गए और जो दुकानें खुली मिली उन्हें जबरदस्ती बंद कराते नजर आए। और ये उसी जंगपुरा की तस्वीरें हैं जहां विधायक जी नॉनवेज दुकानों को बंद कराने के लिए पहुंचे। जो खुली थी उनके दुकानदारों से 9 दिन तक दुकानें बंद करने की अपील की। पिछले नवरात्रों में भी बंद कराई थी, अब भी बंद करवा रहे हैं और आने वाले समय में इस बार रेस्टोरेंट में भी हम शाम को निकलेंगे, कहीं पर भी हम मीट परोसने नहीं देंगे। जंगपुरा में अधिकतर नॉनवेज की दुकानें हैं और ऐसे में दुकानें बंद कराने को लेकर मुस्लिम दुकानों की राय जानने के लिए जी मीडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंची। जब मन नहीं मानेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते इसके अंदर। जैसे मार्केट वाले बोलेंगे वैसे कर सकते हैं। आज भी बंद है, कल भी बंद है, परसों देखेंगे क्या है। जाते बंद होगी तो जब मार्केट बंद रहेगी तो कोई नहीं, हम कर देंगे। जंगपुरा के साथ ही पूरी दिल्ली में यही मांग हो रही है कि 9 दिन 9 मास। इलाके में सनातन सम्मान रक्षा समिति ने मार्च निकालकर मीट अंडा दुकानदारों से दुकानों को बंद रखने की अपील की। दुर्गा पूजा शुरू होने के साथ ही असामाजिक तत्व भी एक्टिव होते नजर आ रहे हैं और पूजा के दौरान उपद्रव कराने के बहाने ढूंढता हुआ लगा हुआ है। मुंबई के गोवंडी में असामाजिक तत्वों ने पूजा की मूर्ति ले जाने के दौरान हमला कर दिया और ये मामला देखते ही देखते तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने बीच बचाव कर शांति कायम की और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। इन आरोपियों ने मूर्ति ले जा रहे भक्तों के साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि मूर्ति को भी खंडित कर दिया। आरोपियों ने महज इस बात पर मूर्ति ले जाने वालों पर हमला कर दिया कि वो मस्जिद के सामने से लेकर गुजर रहे थे और मां के जयकारे लगा रहे थे। हम लोग मूर्ति ले जा रहे थे, मूर्ति लाने तो हम लोग बोले बाजा बंद कर दो। हम लोग पहले से बाजा बंद कर दिए थे। हम लोग बोले शांति ले जाओ, आवाज बंद मत करो। हम लोग जयकारा लगा, उन लोगों को खराब लगा। पुलिस ने 2 समुदायों के बीच से टकराव को तो रोक दिया है और आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। लेकिन जरा सोचिए, सिर्फ जयकारा सुनकर उन्हें इतना खराब लग रहा है कि वो हमला करने से बाज नहीं आ रहे, तो नवरात्र के 9 दिनों के लिए न जाने क्या प्लानिंग की गई होगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में गरबा को लेकर हिंदू संगठनों ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। गोमूत्र पीने पर ही विशेष समुदाय के लोगों को गरबा में एंट्री दी जाएगी और यही नहीं, दावा किया गया कि गोमूत्र पीने पर विशेष समुदाय के लोग सनातनी हो जाएंगे, जिसके बाद विशेष समुदाय के लोगों को गरबा में एंट्री दी जाएगी जब वो लोग गौमूत्र का सेवन करेंगे। मतलब विशेष समुदाय के लिए ये टेस्ट पार करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बजरंग दल की तरफ से अभियान चलाया गया जिसमें गरबा में एंट्री पाने के लिए गौमूत्र का सेवन जरूरी कर दिया गया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता कैमरे के सामने गौमूत्र का सेवन करते नजर आए। इन जिहादी तत्वों को रोकने के लिए इस बार हम गरबों में जो एंट्री करेगा उसके लिए गौमूत्र लेके आ गए, गौमूत्र लेकर आए, पिलाने के बाद ही उसको एंट्री देंगे। बजरंग दल ने दावा किया कि इस अभियान का मकसद गरबा के दौरान लव जिहाद की घटनाओं को रोकना है। इस अभियान से जिहादी सोच रखने वालों पर लगाम लगेगी। एक ओर सनातन को लेकर नफरत और दूसरी तरफ हिंदू समाज की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की फितरत। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए इस पूजा पंडाल और गरबा आयोजकों ने तैयारी पूरी कर ली है और इसमें आधार कार्ड तक की जांच शामिल है। और इसी कड़ी में भोपाल में हिंदूवादी संगठनों ने इन स्थानों पर जाने वाले असामाजिक तत्वों को सबक सिखाने की चेतावनी भी दे दी है।
जिसके लिए बकायदा चेतावनी वाले पोस्टर बनाए गए हैं और पूजा पंडाल के साथ ही गरबा पंडालों के चारों तरफ लगाया गया है। राजधानी भोपाल के अवधपुरी स्थित श्री कृष्ण सेवा समिति का ये पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है। भवानी की जय, दुर्गे महारानी की। अब जरा इस पोस्टर को भी देख लें, जिसमें लिखा है जिहादियों का पंडाल में आना सख्त मना है। बावजूद कोई गैर हिंदू पकड़ा जाएगा तो उसकी घर वापसी करने का ऑफर भी दिया गया है और नहीं मानने पर उचित व्यवस्था करने की बात भी की गई है। इधर मुंबई में भी पूजा पंडालों में घर वापसी का ऐलान हो गया है। ऐसे लोगों को तो डांडिया में एक भी कदम अंदर आने की परवानगी नहीं देनी चाहिए। उल्टा तो मैं ये भी कहूँगा कि अगर इनमें से कोई मिल गया अंदर डांडिया खेलते वक्त तो वहाँ का वहाँ उनका धर्मांतर कर दो। साथ ही ऐसी जगहों पर एंट्री के लिए कुछ गाइडलाइन भी तय किए गए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हिंदू संगठन के लोगों ने वासिद नाम के एक आरोपी को माला पहनाकर जुलूस निकाला। आरोप है कि वासिद ने राहुल बनकर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और इसके बाद लाखों रुपए की ठगी भी की, जिसे हिंदू संगठन के लोगों ने पकड़ लिया और माला पहनाकर इलाके में जुलूस निकाला। इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। आरोप है कि वासिद नाम के आरोपी ने पहले नाम बदलकर कैफे में नौकरी की, राहुल बनकर 2 सगी बहनों से दोस्ती की, छोटी बहन को लव जिहाद में फंसाया, ब्लैकमेल कर लाखों रुपयों की ठगी की। परेशान कर रहा था मुझे कि बात करिए और मेरी बहन को भी यही परेशान कर रहा था कि पैसे दो बात करो। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शिकायत जांच में लिया जाकर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी है। देश भर में आज से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जीएसटी बचत उत्सव बताया है और इसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता एक अभियान चला रहे हैं, जनता को इसके फायदे बता रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद सड़कों पर उतरे। इसके लिए सीएम गोरखपुर से जीएसटी रिफॉर्म जागरूकता अभियान शुरू किया और झूलेलाल मंदिर से गोरखनाथ मंदिर मार्ग तक कारोबारी और दुकानदारों से बात की। इतना ही नहीं, दुकानदारों पर जीएसटी की घटी दरों को लेकर भी बात की। साथ ही स्टिकर और गुलाब का फूल दिया गया। जीएसटी रिफॉर्म नाम एक है, लेकिन लाभ इसके अनेक हैं और इस जीएसटी रिफॉर्म के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर व्यापारियों के साथ, ग्राहकों के साथ, सामान्य उपभोक्ताओं के साथ संवाद भी बनाया है। सीएम योगी सुबह सुबह गोरखपुर की सड़कों पर उतरे। इस दौरान सीएम के साथ गोरखपुर सांसद रवि किशन भी मौजूद थे। 18 से 5 पे आया। इसका लाभ ग्राहक को मिलना चाहिए। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े शोरूम में जाकर सीएम योगी ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठानों पर गर्व से कहो ये स्वदेशी है के पोस्टर लगाने की अपील भी की। भारत में भले ही जाति धर्म के बिना राजनीति संभव नहीं है, योगी सरकार ने जाति वाली राजनीति को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि 2024 में अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले ने काफी नुकसान बीजेपी को पहुंचाया था। उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट का आदेश का पालन करते हुए यूपी सरकार ने जाति वाली रैलियों पर अब रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। और यही नहीं, सार्वजनिक स्थानों और गाड़ियों पर जाति वाला महिमा मंडन करना भी दंडनीय अपराध होगा। कोर्ट के फैसले के बहाने सीएम योगी यूपी के जाति वाली राजनीति को हमेशा के लिए खत्म की तैयारी कर चुके हैं। तभी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद ऐतिहासिक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत जाति आधारित रैली पर रोक लगाई गई है। सार्वजनिक जगहों पर जाति लिखने पर रोक, पुलिस एफआईआर, अरेस्ट मेमो में भी जाति का उल्लेख नहीं। सरकारी डॉक्यूमेंट्स में जाति संबंधी कॉलम हटाया जाएगा। जाति आधारित कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक होगी। सोशल मीडिया पर जाति वाला महिमा मंडन पर कार्रवाई, जाति आधारित नफरत फैलाने पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई, वाहनों पर जाति का नाम लिखने पर कार्रवाई होगी। दरअसल बीते 19 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान जाति का महिमा मंडन करने को राष्ट्रद्रोह करार दिया था। अब इसी मामले को लेकर योगी सरकार ने बड़ी पहल करते हुए समाज में मौजूद जात पात वाली बीमारी का इलाज शुरू करने का फैसला कर लिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगातार 2 बार से करारी हार मिल रही है। लगातार सत्ता में रहने के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी की लोकप्रियता बढ़ी है, उसने समाजवादी पार्टी को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। और इसके लिए समाजवादी पार्टी ने अभी से ही होमवर्क करना शुरू कर दिया है। पार्टी की कोशिश है कि संगठन को मजबूत किया जाए, छोटे दलों से गठबंधन किया जाए, उनके प्रभाव क्षेत्र की पहचान की जाए।
इसके लिए अखिलेश यादव और पार्टी का थिंक टैंक दिन रात लगा हुआ है। इनकी कोशिश बड़े गठबंधन के बदले छोटे दलों को साथ लाने की है। इसके लिए वैसे दलों के संपर्क साधा जा रहा है जिनकी पकड़ जिला और तहसील स्तर पर है। गाजियाबाद की अपनी जिंदगी अपना दल और कानपुर की राष्ट्रवादी पार्टी के नेता लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में है। इसके अलावा भारतीय मानव समाज पार्टी, पिछड़ा दलित विकास महासंघ, गांधीयन पीपुल्स पार्टी जैसे छोटे छोटे दल समाजवादी पार्टी की नजर है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी इस मॉडल को पंचायत चुनाव में लागू करना चाह रही है ताकि समय रहते रणनीति का टेस्ट हो सके। उत्तर प्रदेश के बरेली में भड़काऊ टिप्पणी कर माहौल बिगाड़ने की साजिश करने वाले आरोपी समीर को अब पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी ने 12 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ पोस्ट लिखी थी और कार्रवाई के बाद गिरफ्तार आरोपी समीर अब हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आ रहा है और आगे से ऐसी गलती नहीं करने की कसम खाता नजर आया। दरअसल आरोपी समीर खान ने 12 सितंबर को 12 वफात जुलूस के दौरान भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था जिसमें वो खुली धमकी दे रहा था। भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद योगी फोर्स एक्शन में आ गई और आरोपी समीर को धर दबोचा। योगी फोर्स की कार्रवाई से समीर के पसीने छूट गए और वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। यूपी में योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश है कि जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एनकाउंटर में ढेर हुए अनिल दुजाना गैंग के लीडर बलराम ठाकुर का शव बुलंदशहर पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में उसके समर्थक एकत्रित हो गए और इस दौरान 50,000 के नामी बदमाश के समर्थन में भीड़ ने जमकर नारेबाजी भी की। और ये घटना उस वक्त हुई जब अनिल दुजाना गैंग के लीडर बलराम ठाकुर का शव पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बुलंदशहर पहुंचा। शव गाड़ियों के काफिले और हुड़दंग नारेबाजी के बीच घर लाया गया। आगे पुलिस की गाड़ी, फिर एम्बुलेंस में शव और पीछे 4-5 वाहनों में समर्थक हुड़दंग नारेबाजी करते नजर आए। यही नहीं, समर्थकों ने कार के गेट पर खड़े होकर नारेबाजी की। बलराम ठाकुर पर 50,000 का इनाम था। बलराम ठाकुर पर 34 गंभीर मुकदमे दर्ज थे। 2023 में गैंग के मुखिया अनिल दुजाना के एनकाउंटर के बाद बलराम ने गैंग की कमान संभाली थी, जिसे शनिवार को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मिशन शक्ति 5 अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत शहर के सभी ई रिक्शा और ऑटो पर QR कोड्स लगाए जा रहे हैं, जिन्हें स्कैन कर वाहन और उसके ड्राइवर की पूरी जानकारी हासिल की जा सकती है। और ये अभियान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शहर के सभी ई रिक्शा और ऑटो पर QR लगाए जा रहे हैं। QR स्कैन करने पर ई रिक्शा और ऑटो की जानकारी मिलेगी, जिसमें ड्राइवर का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और ई रिक्शा ऑटो का रूट शामिल है। शिकायत मिलने पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। करीब 40,000 के आसपास ई रिक्शा और ऑटो की संख्या अभी तक आई है। उन सब के रजिस्ट्रेशन नंबर ले करके RTO ऑफिस से समन्वय स्थापित करके QR कोड लगाने का काम किया। पूरे जिले में 27,000 ई रिक्शा और ऑटो है, जिनसे लाखों छात्र और महिलाएं रोजाना सफर करती है। सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा कदम है। अब बात उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन की करेंगे। पूरे राज्य में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सालों से अवैध कब्जा किए लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। और आप इन दो तस्वीरों में देख लीजिए, एक तस्वीर चंदौली की है तो दूसरी तस्वीर सीतापुर की है। इन दोनों जगहों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के पास रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। बार बार कहने के बाद भी लोग जमीन खाली नहीं कर रहे थे, जिसके बाद RPF की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और जमीन खाली करवाई। सीतापुर के DM के निर्देश पर कार्रवाई हुई। सालों से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाए लोगों को हटाया गया। इस दौरान बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया और साफ साफ संदेश दिया गया कि अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेलंगाना के सूर्यपेट में डेक्कन सीमेंट फैक्ट्री के बाहर आज बवाल खड़ा हो गया। बिहार के मजदूरों ने न सिर्फ फैक्ट्री पर हमला बोल दिया, बल्कि पुलिस तक को खदेड़ दिया और पीटा। जमकर यहां पर पथराव हुआ और तोड़फोड़ भी की गई। डेक्कन सीमेंट फैक्ट्री का ये हाल मजदूरों के गुस्से की गवाही दे रहा है। दरअसल फैक्ट्री में एक मजदूर की मौत हुई थी। मैनेजमेंट ने मुआवजे का वादा किया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ तो मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थिति पर काबू करने पहुंची पुलिस भी मजदूरों के गुस्से का शिकार हुई। मजदूरों ने पुलिसकर्मी को दौड़ाकर पीटा।
इतना ही नहीं, पुलिस वाहन में जमकर तोड़फोड़ भी की, पथराव किया। पुलिस कार के शीशे टूटे साफ बता रहे हैं कि भीड़ का गुस्सा कितना हिंसक था। जान बचाने के लिए पुलिसकर्मी मौके से भाग खड़े हुए। ठाणे के लोगों को एक बड़ी सौगात मिली है। मेट्रो लाइन 4 और 4A का ट्रायल रन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज हरी झंडी दिखाई और इस मेट्रो को रवाना किया। ये ट्रायल रन गायमुख मेट्रो स्टेशन से किया गया। और ठाणे में 16,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे मेट्रो 4 और मेट्रो 4A प्रोजेक्ट का ट्रायल रन शुरू हुआ। दोनों नेता मेट्रो के पायलट ट्रू में सवार हुए, मेट्रो की रफ्तार और ट्रैक पर उसकी तैयारियों का जायजा लिया। मेट्रो की शुरुआत ठाणे के कैडबरी जंक्शन से गायमुख स्टेशन के बीच जाएगी। 10 किलोमीटर लंबे रास्ते पर 10 स्टेशन होंगे। ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार से पाकिस्तान इतना बिलबिलाया हुआ है कि खेल के मैदान पर भी उसकी कसक रह रह कर निकल रही है। हम आपको बता दें कि एशिया कप के पहले मैच में हुई घनघोर बेइज्जती के बाद पाकिस्तान ने दूसरे मैच में थोड़े से ज्यादा रन क्या बना लिए कि इतराता हुआ नजर आया। पाकिस्तानी क्रिकेटर साहिबजादा फरहान आतंकियों वाला पोज देते दिखे। मतलब पाकिस्तान की सेना हो या क्रिकेटर, उनकी नस-नस में सिर्फ आतंकवाद वाला जहर ही बहता है। अब जरा साहिबजादा फरहान का आतंकी वाला वो पोज भी देख लीजिए। लगता है फरहान भूल गया कि वो खेल के मैदान में है, टेररिस्ट कैंप में नहीं। पहली पारी में भारत से बुरी तरह पिटने के बाद दूसरी मैच में पाक बदला लेने के लिए उतरा था, लेकिन माइंडसेट खिलाड़ी की जगह आतंकियों वाला रखा। दरअसल पाकिस्तानी टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। इसी दौरान 10वें ओवर में साहिबजादा फरहान की हाफ सेंचुरी पूरी हुई तो उसने इसका जश्न बैट को बंदूक बनाकर करना शुरू किया, लेकिन जवाबी पारी खेलने उतरी टीम इंडिया के शेरों ने पाक की हेकड़ी हवा कर दी। यही नहीं, फील्डिंग के दौरान भी पाक क्रिकेटर हारिस रऊफ भारत के 6 फाइटर मार गिराने का झूठा पोज देते रहे और अब पाक मीडिया को भारत की जीत में जादू टोना नजर आने लगा है। अब इन नासमझों को कौन बताए ये जुनून जीत का है, फिर वो युद्ध का मैदान हो या क्रिकेट का। 6-7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में मिले दर्द को पाकिस्तान अभी भूला नहीं है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 2 की तैयारी ने उसके होश उड़ा दिए हैं। भारत के हमले में बिखरे टेरर कैंप का मलबा इकट्ठा कर आतंक के बचे खुचे आकाओं को दोबारा बसाने में जुटा पाकिस्तान अपने गोला बारूद को जखीरा खंगालने में जुटा हुआ है, क्योंकि ये खबर सूत्रों के हवाले से नहीं बल्कि खुद भारत के रक्षा मंत्री ने दी है, और वो भी विदेशी जमीन से। पार्ट 2 बाकी है कि पार्ट 3 बाकी है क्या? राजनाथ सिंह का ये बयान नवरात्र शुरू होने के साथ ही सामने आया है, जिसने पाक सेना प्रमुख मुनीर की नींद फिर उड़ा दी है। दरअसल राजनाथ सिंह मुस्लिम बहुल कंट्री मोरक्को के दौरे पर थे, जहां उन्होंने भारतीय मूल के लोगों के साथ संवाद किया। पार्ट 2 बाकी है कि पार्ट 3 बाकी है क्या? कुछ कह नहीं सकते। अब वो तो उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। आतंकवादी जैसी हरकत करेंगे वैसा जवाब दिया जाएगा। राजनाथ सिंह के इस बयान से पाकिस्तान एक बार फिर कांप उठा है, क्योंकि वो जानता है नवरात्र पर की गई उसकी एक गलती महिषासुर और रावण की तरह उसका वध कराने के लिए काफी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में असीम मुनीर की सेना ने अपने लोगों पर एयर स्ट्राइक कर दी और इस हमले में 30 से ज्यादा लोगों की जान गई। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वो प्रांत है जहां पाकिस्तान सरकार और मुनीर की आर्मी हमेशा से ही नरसंहार करती आ रही है। और एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर आर्मी का नरसंहार देखने को मिला। वहां पाकिस्तान की सेना ने बीती रात JF-17 फाइटर जेट से हमला कर दिया। इस हमले में कई घर गिर गए और घरों में सो रहे लोग मलबे के नीचे दब गए। लोग हमले के करीब 10 घंटे बाद तक मलबे के नीचे शवों की तलाश करते रहे। न पाकिस्तान सरकार मदद के लिए आई और न ही मुनीर सेना। मुनीर की सेना ने JF-17 से हमला किया। हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल है। बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वो प्रांत है जहां पाकिस्तान सरकार और सेना के लिए गुस्सा रहा है। पाकिस्तान की आर्मी ने पख्तूनख्वा में सरकार विरोधी गुटों को दबाने की कोशिश की है। तिहाड़ जेल से मकबूल भट्ट और अफजल गुरु की कब्रों को हटाने की मांग चल रही है। ये दोनों आतंकवाद से जुड़े अपराधों के लिए फांसी पर लटकाए गए थे। याचिकाकर्ता की मांग है कि उनके अवशेषों को कानून के अनुसार किसी गुप्त स्थान पर ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके लिए वैदिक सनातन संस्था ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। संस्था ने कहा संसद हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु जैश का खूंखार आतंकी था। 9 फरवरी 2013 को उसे फांसी दी गई, जबकि मकबूल भट्ट कश्मीरी अलगाववादी था। भारतीय राजनयिक के हत्यारे को 11 फरवरी 1984 को फांसी दी गई।
इन आतंकियों को फांसी के बाद दिल्ली के तिहाड़ जेल में दफनाया गया। जेल में ही इनकी कब्र बनी। अब इसे हटाने की मांग हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें ये मांग की गई है कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्र को यहाँ से हटा दिया जाए। याचिका में कहा गया कि इन कब्रों की मौजूदगी से तिहाड़ जेल कट्टरपंथियों के लिए तीर्थ स्थल बन गया। आरोप है कि कुछ लोग इन आतंकवादियों की पूजा करने या उनका महिमा मंडन करने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं, जो संविधान के तहत कानून के शासन के सिद्धांतों के खिलाफ है। घाटी से आतंक का सफाया करने के लिए सेना ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है और इसके तहत आतंकवादियों को जहन्नुम भेजा जा रहा है। अब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना ने ऑपरेशन केशवान चला रखा है, जहां पिछले 2 दिनों से आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है। ऑपरेशन में लगे जवानों का टारगेट है जैश के आतंकी और उनका खात्मा। और इन्हीं आतंकियों की सफाई के लिए सेना ने हेलीकॉप्टर उतारे। हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट बता रही है आतंकियों के अंत का काउंटडाउन शुरू हो गया। इतना ही नहीं, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। इस वक्त भी जो आप हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुन रहे होंगे कि हेलीकॉप्टर्स के थ्रू एयर ड्रॉप किया जा रहा है स्पेशल फोर्सेस को, कमांडोज को, और ड्रोन्स के साथ जो है वो यहाँ निगरानी रखी जा रही है। एक तरफ सेना हेलीकॉप्टर से नजर बनाए हुए, दूसरी तरफ जवान घने जंगलों में आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। घने जंगलों का सहारा लेकर 2 से 3 जैश के आतंकी छिपे हैं, जिनसे पिछले 2 दिनों से मुठभेड़ जारी है। लेकिन अब सेना ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि आतंकी भाग नहीं पाएंगे। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। देश भर में उत्सव का माहौल है। जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पहाड़ियों पर मां वैष्णो देवी के दरबार को भी सजा दिया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों से 500 क्विंटल फूल मंगवाए गए हैं और इन फूलों से मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मंदिर में आकर्षक लाइटिंग भी की गई है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का दावा है कि श्रद्धालुओं की यहाँ किसी भी तरह से कोई दिक्कत पेश उनको नहीं आनी चाहिए। मां वैष्णो देवी का दरबार सज गया है। लाल, पीले, नीले, सफेद हर रंग के फूल मां के दरबार की शोभा को बढ़ा रहे हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सजावट के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से 500 क्विंटल फूल मंगवाए। इन फूलों से कटरा से लेकर त्रिकुटा की पहाड़ी पर स्थित मां के मंदिर को सजाया गया है। पूरे भवन को यहाँ पर रंगारंग और देश के विभिन्न इलाकों से आए फूलों के साथ यहाँ पर सजाया गया है। साफ तौर पर भव्य तैयारियां जो है वो शारदीय नवरात्रि के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा यहाँ पर की गई है। रात के समय मां का दरबार और मनमोहक दिख रहा है। नवरात्र को देखते हुए आकर्षक लाइटिंग की गई है। मंदिर को देखकर लग रहा है कि स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। फूलों की सजावट के बीच जगमगाती रोशनी मां के दरबार की सुंदरता को और बढ़ा रही है। मन को आकर्षित करने वाली जो सजावट की गई है वो देखने को बनती है। आप जाएंगे, आपको फूलों की सुगंध मिलेगी, जिससे मन जो है वो खिलखिला उठता है। नवरात्र में लाखों श्रद्धालु मां वैष्णो देवी मंदिर पहुंचते हैं। इस साल भूस्खलन के कारण 22 दिनों तक यात्रा रद्द रही। अब नवरात्र में यहां भव्य तैयारी की गई है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल यहां श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूटेगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्लेन में चूहा दिखने से यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। इंडिगो की फ्लाइट में चूहा होने की वजह से उड़ान में 3 घंटे की देरी भी हुई। बताया जा रहा है कि फ्लाइट कानपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली थी, लेकिन कानपुर एयरपोर्ट पर विमान के टेक ऑफ से कुछ ही मिनट पहले यात्रियों की नजर कैबिन में घूमते हुए चूहे पर पड़ गई। आनन फानन में विमान को रोककर उसमें मौजूद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक विमान कानपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाला था, लेकिन चूहा दिखने की वजह से करीब 3 घंटे के बाद प्लेन में उड़ान भरी। एयरलाइन में तकनीकी विशेषज्ञों और ग्राउंड स्टाफ ने मिलकर पूरे विमान की गहन तलाशी शुरू की, जिससे उड़ान के दौरान किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके। जब पूरी तरह जांच हुई और फ्लाइट को सुरक्षित घोषित कर दिया गया। बेंगलुरु से वाराणसी आ रहे एयर इंडिया की फ्लाइट के कॉकपिट में घुसने की कोशिश की गई और ये दावा फ्लाइट के कैप्टन ने किया है और इसके बाद इस फ्लाइट में मौजूद सैकड़ों लोगों की सांसें अटक गई। और ये वही लोग हैं जिन पर फ्लाइट के कॉकपिट में घुसने की कोशिश का आरोप लगा है। दरअसल बेंगलुरु से वाराणसी आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक यात्री ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की। दावा किया जा रहा है कि इस शख्स ने कॉकपिट खोलने के लिए पासकोड भी डालने की कोशिश की थी, लेकिन पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए दरवाजा नहीं खोला और तुरंत ही मामले की जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी। फ्लाइट के वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद सीआईएसएफ ने युवक समेत 9 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के बाद एयरलाइन और सुरक्षा एजेंसियां भी जांच में जुट गई है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से, जहां बदमाश को पकड़ने के बाद इंस्पेक्टर साहब की ओवर एक्टिंग का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो को आप भी देखिए और सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या आप सच में सोचने लगे? सोचिए, लेकिन उसके पहले इस वीडियो को देखिए।
2 लोगों के कंधे को पकड़कर खड़े इस शख्स को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद पकड़ा है। जब चलने को सब तैयार होते हैं तो इंस्पेक्टर साहब कुछ समझाने लगते हैं। जरा आप भी सुनिए। इस आवाज को एक बार और सुनिए। अब आपको भी तस्वीर साफ होने लगेगी। नहीं हो रही है तो चलिए पूरी खबर आपको बताते हैं। बदमाश विवेक राजपूत को पुलिस देर रात मुठभेड़ में पकड़ने का दावा कर रही है। बदमाश का लंगड़ाते हुए वीडियो बनाने के पहले इंस्पेक्टर साहब समझा रहे हैं ताकि वीडियो बढ़िया बने। महकमे में उनकी तारीफ हो, लेकिन अब वीडियो वायरल हो चुका है। इंस्पेक्टर साहब की कारगुजारी पर अब लोग हंस रहे हैं। ये तो अक्सर आपने देखा ही होगा कि 2 विभागों के बीच फंसकर कई योजनाएं परियोजनाएं सालों तक अटकी रहती हैं और इसमें से कोई भी विभाग पीछे हटने को तैयार नहीं होता। जी हां, बिहार के कटिहार से आए एक वीडियो में बिजली विभाग और वन विभाग के बीच ऐसी ही खींचातानी दिख रही है, वो भी सिर्फ बिजली के तारों को छूते हुए पेड़ों की टहनियों की छटाई पर। मामला इतना बिगड़ा कि बात गाली गलौच और हाथापाई तक आ गई। दरअसल यहाँ बिजली विभाग की तरफ से बिजली के तारों के आसपास पेड़ पौधों की टहनियों की छटाई का काम किया जा रहा था। इसी बीच यहाँ के फॉरेस्ट साहब आ पहुँचे और सवाल पर सवाल करने लगे। अरे पहले बात तो कीजिए सही से। परमिशन है, किसके परमिशन से काटे हो? अरे यार क्या बोल रहे हैं कि परमिशन है? परमिशन है, ये पढ़ के सुना तो परमिशन है ये। लगातार हो रहे सवालों से बिजली विभाग के कर्मी उखड़ गए और दोनों के बीच जोरदार बहस होने लगी और मामला गाली गलौच तक पहुंच गया। तुमको बुद्धि नहीं है कि लाइन का परमिशन मिलता है? यहाँ बुद्धि वाला बात होश में बात करिए। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां स्वास्थ्य कमल गार्डन का खूबसूरत वीडियो सामने आया है, जहां एक ही गार्डन में 60 से ज्यादा प्रजातियों के कमल के फूल दिखाई देंगे। गार्डन में एक कमल की किस्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भी है। और ये उसी स्वास्तिक कमल गार्डन का ड्रोन वीडियो है जो बिल्कुल स्वास्तिक डिजाइन में बनाया गया है। CISR NBRI ने अपने परिसर में इस गार्डन को बनाया है, जिसमें छोटे तालाबों में संरक्षित प्रजाति के कमल की 60 किस्में मौजूद है। 930 वर्ग मीटर में फैला नव विकसित स्वास्तिक कमल उद्यान देश में अपनी तरह का पहला उद्यान है। स्वास्तिक का शेप ब्यूटीफुली बनाया गया है और उसमें सारे देश विदेश के जितने सारे हमारे कलेक्शंस हैं, तो कलेक्शंस को वहाँ रखा गया है। गार्डन की सबसे खास बात यह है कि इसमें 10 पंखुड़ी वाली नमो कमल नाम की किस्म भी है, जिसका नाम सांस्कृतिक और PM मोदी के नाम पर रखा गया है, जिसके चलते लोगों का ध्यान इस नमो कमल ने अपनी ओर खींचा। राजस्थान में बनास नदी में बीसलपुर बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण नदी एक बार फिर से उफान पर है और इसी बीच नदी पर बने रपटे पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई और प्रशासन पूरे मामले पर आंखें मूंद कर बैठा रहा। और नदी पर बने राजमहल रपटे पर मौत से जूझता नजारा कैमरे में कैद हुआ। कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली नदी को पार करते दिखाई दे रहे हैं, तभी अचानक एक ट्रॉली तेज बहाव में फंसकर बह जाती है। आसपास मौजूद गांव वालों ने बिना देरी किए बहते ट्रैक्टर ड्राइवर को बाहर निकाला। चालक की जान तो बच गई, लेकिन ट्रॉली नदी में समा गई। ट्रैक्टर का थोड़ा सा हिस्सा वीडियो में दिखाई दे रहा है। गांव वालों के मुताबिक बजरी माफिया की दबंगई इतनी हावी है कि ट्रैक्टर ट्रॉली चालक लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर है। बीसलपुर बांध से पिछले 60 दिनों से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद भी रपटे पर वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं लगाई गई है। इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। महाराष्ट्र के वसई से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक गाड़ी समुद्र में फंस गई और ये घटना उस समय हुई जब गाड़ी समुद्र के पास खड़ी थी और तभी अचानक समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। और इस गाड़ी का क्या हुआ ये देखिए आप, जिसकी वजह से गाड़ी बहकर समंदर में जा पहुंची। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद कई लोग गाड़ी को समंदर से बाहर निकालने के लिए पहुंच गए, लेकिन समंदर की लहरों के बीच गाड़ी को बाहर निकालना आसान नहीं था, क्योंकि लगातार समंदर की लहरें उठ रही थी। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने हार नहीं मानी। सबसे पहले गाड़ी को रस्सी से बांधा गया, इसके बाद लोगों ने पूरी ताकत से खींचा, तब जाकर समंदर में फंसी गाड़ी को निकालने में कामयाब हुए। गनीमत ये रही कि जिस वक्त गाड़ी समंदर की लहरों की चपेट में आकर बह गई, उसमें कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। गुजरात के पोरबंदर में एक भीषण हादसा हुआ है। बंदरगाह जेटी पर एक जहाज में भीषण आग लग गई और आग इतनी तेज थी कि धुएं का गुबार आसमान तक उठता हुआ दिखाई दिया। और जहाज पोरबंदर से सोमालिया जा रहा था, तभी अचानक चावल और चीनी से भरे इस जहाज में आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। हालात बिगड़ते देख जहाज को समुद्र के बीच ले जाया गया ताकि कोई अनहोनी न हो सके। मालवाहक जहाज चीनी और चावल से भरे होने के कारण आग और तेजी से भड़क गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद
2 वाहनों और हाइड्रेट सिस्टम से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जहाज में भरा चावल आग को और भयंकर बना रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि घटना में जहाज में लदा सामान स्वाहा हो गया। जी न्यूज़।